अस्सलाम वालेकुम जी। आप मेरे चैनल लिख रहे हैं ICC इकराम मोटिव। आज हम बात करेंगे, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ और 2-3 दिन पहले मैंने वीडियो नहीं बनाई और मुझे लगता है कि मैंने अच्छा नहीं किया क्योंकि वीडियो बनानी चाहिए थी। आपके फ़ैन्स, इंडिया के फ़ैन्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि पाकिस्तान के हैं उसी तरह इंग्लैंड के भी हैं, इंडिया के भी हैं, बहुत ज़्यादा। जब आपकी बड़ी टीम्स होती हैं उनके फ़ैन्स भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। चलिए जी, इनकी बात करते हैं इंडिया की। इंडिया बेस्ट ऑफ दी टीम बन चुकी है और चाहे टेस्ट हो, वनडे हो या आपका T20 हो, कोई भी फॉर्मेट हो, वहाँ पे इंडिया फर्स्ट पे आपको नज़र आएगी। और क्यों नज़र आएगी आज उस पर ही बात करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लैंड में बात नहीं करेंगे सैम करन के अलावा। चलें जी, सबसे पहले ये बात करते हैं कि इंडिया के पास मोस्टली जो सबसे अच्छी चीज़ आई है, मुझे लग रहा है इस सीरीज़ में, इंग्लैंड की सीरीज़ के दौरान टेस्ट में उनको बहुत ही अच्छे प्लेयर मिले हैं, उसके बाद वनडे में उनको बहुत अच्छे मिले हैं, T20 में बहुत अच्छे प्लेयर मिले हैं। जबकि ODI गुजरा है तो ODI की बात करते हैं। ODI में सबसे ऑलराउंडर जो इन्हें मिले हैं, मुझे जो लगता है कि सबसे जो अच्छे ऑलराउंडर हैं उन पे बात करेंगे। करनैल पांड्या जैसे कि बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं और बहुत ही अच्छी परफॉर्म करते हैं। जैसे ही उनका डेब्यू करवाया और डेब्यू में 100 में से 100% उन्होंने दिया अपनी टीम के लिए, और हर टीम अपने प्लेयर पे यही एफर्ट करती है, यही एक उम्मीद होती है कि हमें प्लेयर यही चीज़ दे जो हमें उसे किस क्राइटेरिया में हमें उसे परफॉर्म करवाना है और किस तरह उसको आगे चलाना है। और इंडिया बेस्ट ऑफ द टीम है। उन्होंने करनैल पांड्या जो कि हार्दिक पांड्या के भाई हैं, बहुत ही अच्छे बॉलर भी हैं और बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर हैं। मुझे लगता है कि उनको मिस आती क्रिकेट में नहीं करवाना चाहिए। जबकि इंडिया के पास प्लेयर बहुत लंबी लाइन लग चुकी है। एक ग्राउंड में जाएं और परफॉर्म करें, और ये नहीं है कि आप परफॉर्म करें और विकेट में जम जाएं और आगे मैचों में आप अपनी जगह बना सकें। इंडिया में यही चीज़ है और यही चीज़ अच्छी लगती है कि जब आप 1, 2, 3, 4 मैच में परफॉर्म करेंगे तो आपको 1 by 1 आगे लेके आएंगे। ये सबसे अच्छी चीज़ है। दूसरे जो ऑलराउंडर हैं वो उनके भाई हैं हार्दिक पांड्या यार बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। जैसे कि इंग्लैंड को बेन स्टोक्स मिला हुआ है, इसी तरह हार्दिक पांड्या इंडिया को मिला हुआ है। और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है जब आपको एक बेस्ट ऑफ दी ऑलराउंडर मिल जाता है। जैसे कि उसको बॉलिंग करवानी है तो बॉलिंग करवाएं, उसी दायरे के अंदर रह के वो करवाएंगे। इसी तरह जैसे उनको बैटिंग करवानी है उसी तरह वो ठहर के बैटिंग भी करेंगे। उसके बाद आते हैं जी ठाकुर वंडरफुल बॉलर हैं, सीम बॉलर नहीं है, लेकिन मैं उनकी फेवर इसलिए करता हूँ कि उनकी वेरिएशन बॉलर है। और मैं फर्स्ट से स्टार्ट से भी यही कहता हूँ, वही बॉलर होता है जो आपको वेरिएशन के साथ, स्ट्रेंथ के साथ बॉलिंग करके देता है। जितने भी उसने शॉर्ट बॉल किए हैं दायरे के अंदर ही आउट किए हैं। या तो आप पुल मारने गए हैं, कैच दे दिया है, या आप लेग स्टंप पे मारने गए हैं तो आपने दायरे के अंदर ही कैच दे दिया। आई थिंक थोड़े से स्टिकी बॉलर हैं, बहुत ही अच्छे बॉलर हैं। और इंडिया को ODI के बेस्ट बॉलर भी मेरे ख्याल से मिल चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया की बैटिंग लाइन पे। इंडिया की बैटिंग लाइन यार आप उसको कहीं पे भी फ्लॉप नहीं कह सकते। जब आप उनका टॉप ऑर्डर जो है इतना अच्छा चले, उसके बाद आप उनको ये कहें कि आपको 250 स्कोर मारे या 300, ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इंडिया एक ऐसी टीम बन चुकी है जब आपका टॉप ऑर्डर नहीं चलता तो मिडल ऑर्डर नहीं चलता तो आपका जो लास्ट वाला मतलब कि 6-7वें नंबर पे आते हैं हार्दिक पांड्या, करनैल पांड्या, ठाकुर, कोई भी आए वो आपको 100% देता है। इसी तरह ये एक टीम एफर्ट होती है जो कि इंडिया की बहुत ही अच्छी चीज़ है। इंडिया को बहुत अच्छे प्लेयर मिल चुके हैं और कहीं पे भी गलती की गुंजाइश नहीं करते। और जो क्रिकेटर होता है बेसिकली यही चीज़ होती है, ये अपनी एफर्ट को लेके जो चलता है, यही चीज़ होनी चाहिए जो कि आपकी टीम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और बहुत ही अच्छी चीज़ इन तीनों सीरीज़ में जो इंडिया को प्लेयर मिले हैं उसमें इंडिया को बहुत फ़ायदा है। आते जो T20 है उसमें आपको बहुत फ़ायदा है। जैसे कि आप किसी भी प्लेयर को जब आप डेब्यू करवाते हैं
वो जब आपकी कैप पहनता है तो वो छा जाता है। वो आता है ग्राउंड में और कहता है कि मुझे छोड़ दें, मैं अपनी मर्ज़ी से परफॉर्म करूंगा और जो टीम के लिए अच्छा होगा वही परफॉर्म करके दूंगा। ये इंडिया की टीम के जितने भी आप देखेंगे जितने भी लोगों ने डेब्यू किया है, वो जब भी किया है, तीनों T20 में 1 by 1 उन्होंने डेब्यू करवाया, तीनों ने परफॉर्म किया है। ठीक है जी। उसके बाद इंडिया की अब की बात नहीं है, इंडिया की शुरू से बात है। इंडिया के पास बहुत अच्छे बैट्समैन आए हैं और नो डाउट अब जो हैं उनके पास बेस्ट ऑफ जो ऑलराउंडर हैं वो मिल रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ होती है जब आपके पास एक अच्छा ऑलराउंडर होता है, एक अच्छा फिनिशर होता है। मैं बात करता हूँ केएल राहुल की, मैं बात करता हूँ रोहित शर्मा की, ये जो पुराने हैं। उसके बाद शिखर धवन की, उसके बाद कोहली तो किंग हैं और हमेशा से रहेंगे भी, क्योंकि फैंस के लिए हमेशा से वो किंग हैं और रहेंगे भी। और अब जो फिनिशर हैं वो मैं उनकी बात करने जा रहा हूँ। ऋषभ पंत हैं और मुझे लगता है कि इंडिया को बेस्ट ऑफ द कीपर भी मिल चुके हैं, जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग कीपर भी हैं और बहुत ही अच्छी बैटिंग भी करते हैं और उनके जो स्किल्स हैं बहुत ही अच्छे हैं। क्योंकि उनको आप मेरे ख्याल से देखा जाए, उनको अगर आप मिडिल ऑर्डर में भिजवाते हैं ओडीआई में, वो सेंचुरी मार सकते हैं, वो सेंचुरी से कम स्कोर नहीं करेंगे, क्योंकि उनका टेम्परामेंट इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना हाई है कि वो जाते हैं विकेट पे और छा जाते हैं और वो कहीं पे भी लूज़ नहीं होते। ये सबसे अच्छी चीज़ होती है, अपने आप को कंफ्यूज नज़र नहीं आने देते। और चाहे वो आपका मिचेल स्टोक ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका वुड ही क्यों ना हो, चाहे वोक्स ही क्यों ना हो, कोई भी बॉलर हो, सैम करन ना हो, टॉम ली हो, कोई भी हो, उनको वो खंगने नहीं देते, उनको लूज़ नहीं करने देते, उनको भी बड़ी हिट्स मारते हैं। यही एक बैट्समैन की अच्छी चीज़ होती है। जब आप किसी बॉलर से या किसी चीज़ से, फील्ड से डरते हैं तो आप डबल माइंड हो जाते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत इज़ अ वंडरफुल बैट्समैन है और बहुत ही अच्छे बैट्समैन है। मुझे नहीं लगता कि इनके बाद जो दो के बाद शिखर धवन और उसके बाद पंत के बाद आपको लेफ्ट आर्म कोई अच्छा मिलेगा। अभी नए उभर रहे हैं, लेकिन वो आएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे भी। ये दो बहुत ही अच्छे लेफ्ट आर्म उनको बैट्समैन मिल चुके हैं। और चलिए एंड पे जाते जाते इंग्लैंड की भी बात करते हैं। इंग्लैंड के पास मुझे लगता था जो मैच ऑफ द मूवमेंट था वो जॉनी ब्रेस्टो था, और मुझे जो लगता था इस थर्ड मैच में वो बेन स्टोक था, वो भी नहीं हुए। और आई थिंक उनका, मैं लास्ट वीडियो में भी कह चुका हूँ, जब आपका टॉप ऑर्डर नहीं चलता तो आप कहीं के भी नहीं रहते। इसी तरह उनका टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ, उसके बाद मिडिल ऑर्डर वो भी फ्लॉप हो गया। तो कौन स्कोर करेगा जब आप इंडिया जैसी टीम को खेल रहे हैं, और कौन आके स्कोर करेगा ये आप पे बहुत ही मैटर करता है। ना तो बेन स्टोक चले, ना बटलर चले। बटलर तो खैर तीनों मैचों में कुछ ख़ास नहीं चले और उनकी ख़ास लक भी नहीं थी। और मुझे लगता था कि सैम करन कोई अच्छे ऑलराउंडर नहीं है, लेकिन एकदम से उभरे हैं और बहुत ही अच्छी इनिंग। और जहाँ पे मुझे लगता है कि एक प्लेयर को एक उभरने का तरीका होना चाहिए, वो सैम करन है। वो बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर उभरे हैं। बेस्ट विशेस हैं उनके लिए कि इंग्लैंड के लिए भी कोई अच्छा बेन स्टोक के बाद एक अच्छा ऑलराउंडर निकला है। और इंडिया को अब आप कोई भी टीम बेस्ट ऑफ 10 में से कोई भी नहीं पकड़ सकती, क्योंकि इंडिया के पास सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। चाहे टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, कहीं पे भी किसी भी फॉर्मेट में आपको जो चॉइस है इंडिया की बहुत अच्छी है। और इंडिया की जो टीम तीनों में है, मुझे लगता है कि सबसे जो अच्छी चीज़ होती है वो आपकी कैप्टनसी होती है। कैप्टनसी ने तो आपको खूब अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। कोहली की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोहली एक बेस्ट ऑफ किंग भी हैं और अच्छे बैट्समैन भी हैं। वो अपनी टीम को लेके चलते हैं, और जब आप अपनी पूरी टीम को लेके चल रहे होते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं सी होती, वो हो जाती खुद ब खुद। जब आपका कैप्टन आपके साथ हो और कैप्टन आपके साथ दे रहा हो और कहे ग्राउंड में जाओ, आप अपने तरीके से परफॉर्म करो। और देखेंगे लास्ट में
कि इंडिया क्या न्यूजीलैंड, मैं अब न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के साथ इंडिया के साथ सीरीज़ है जो कि टेस्ट की इंडिया को मुझे लगता